नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आज सेक्शन बी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना के बारे में। जैसा कि इसके शीर्षक से ही प्रतीत होता है, इसमें हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में और प्रस्तावना के बारे में। लेकिन इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यानी जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, गठन हुआ, तो कौन कौन से सोर्सेज को संदर्भ रूप में अपनाया और उनमें से महत्वपूर्ण और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अवयवों को, प्रावधानों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, उन सभी के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये मेरा व्यक्तिगत कलेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप लोगों ने इसे भली प्रकार से समझ लिया, याद कर लिया, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इसके नोट्स बना लिए, तो न केवल 12th क्लास में, बल्कि आप जब भी IGP भारतीय शासन और राजनीति संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हम सुंदर परिधान का निर्माण करते हैं, सुंदर वस्त्र का, सुंदर चुनरी का निर्माण करते हैं, तो तरह तरह की कारीगरी उसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाती है। कसीदाकारी की जाती है, कोई मोती वगैरह जड़े जाते हैं, या कोई और सुंदर फ्लावर वगैरह लगाए जाते हैं, क्योंकि वे सभी क्या बना देते हैं, उस परिधान को, उस वस्त्र को, उस ओढ़नी को सुंदर बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं। इसी प्रकार से संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया, गठन किया, तो बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन प्रावधानों को अपने संविधान में ग्रहण कर लिया जो या तो हमारी राजनीतिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप थे, या भविष्य में उनकी आवश्यकता हमें हो सकती थी, क्योंकि भारत में शासन व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसके प्रमुख आधार स्थापित करने चाह रहे थे कि सभी धर्मों में, सभी वर्गों में समानता हो, स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों के लिए हो और प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी संसाधन, जो भी प्रावधान संविधान निर्माताओं को उपयुक्त लगे, उन्होंने विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया। ये शासन व्यवस्थाएं थी जिसमें है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत शासन अधिनियम। ये प्रमुख वे शासन व्यवस्थाएं हैं जिनसे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी और पेन साथ में ले लिया होगा और मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से भारत ने कौन से प्रमुख प्रावधान ग्रहण किए। पहला प्रमुख प्रावधान है संसदीय प्रणाली। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी होती है। और इस शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। तो भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। नेक्स्ट है एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया है। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में अपनाया गया प्रावधान है एकल नागरिकता का, जो कि ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यह संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है जो भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। यानी मंत्रिमंडल एक साथ डूबता है और एक साथ तैरता है, ये वाला सिद्धांत भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति,
संसदात्मक शासन प्रणाली में सरकार के जो मुखिया होते हैं वे दोहरे होते हैं। एक होता है नाम मात्र का, जिसे संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, और दूसरा होता है वास्तविक, जो वास्तविक शक्तियों का निर्वहन करता है, तो वह मंत्रिमंडल और उसका जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री, वे उन शक्तियों का निर्वहन करते हैं। तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, सभी शक्तियों का प्रमुख केंद्र होता है राष्ट्रपति का पद, और संविधान में इनका उल्लेख किया होता है। लेकिन यह शक्तियां कैसी होती है? नाम मात्र की शक्तियां होती है, क्योंकि इनका वास्तविक निर्वहन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो यह प्रावधान भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, लेकिन ब्रिटेन में यह जो पद है वह आनुवांशिक है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से विधि का शासन, कानून का शासन और कानून की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वह भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कानून के शासन के साथ साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया जो व्यवस्थापिका के अंतर्गत होती है, यानी कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है, और उसके लिए जो प्रोसेस होती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और द्वितीय वाचन के अंतर्गत समिति स्तर पर विधि पर चर्चा किया जाना और दोनों सदनों द्वारा उसे पारित होना, तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना, इस प्रक्रिया का हम लोग अध्ययन करेंगे, आगे भी जानेंगे इसके बारे में। तो यह प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसी प्रकार से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसके साथ ही लोक सेवकों की यानी नौकरशाहों की जो पदावधि है वह भी प्रोसेस भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसी प्रकार से विधानमंडल की प्रक्रिया, यह प्रावधान भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसी के साथ संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत लचीलेपन का जो प्रावधान है, यानी संशोधन आसानी से हो जाए ऐसा सरल प्रावधान जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाए गए हैं वे ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। लचीले प्रावधान याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लचीले प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। इसी प्रकार से विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी शक्तियों का जो प्रावधान है वह भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तत्पश्चात है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतना, यानी जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं वह उम्मीदवार चुनाव में विजयी हो जाता है, हम सभी जानते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, ये जो प्रावधान है वह भी भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो ये सभी बातें जाने हमने कि हमारे संविधान में ये प्रमुख प्रावधान ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। अब हम लोग जानते हैं कनाडा से ग्रहण किए गए प्रमुख प्रावधान कौन से हैं। आप लोगों के सामने बहुत बार ऐसा प्रश्न आया होगा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। तो कुछ तो जानते हैं शायद, और शायद कुछ नहीं जानते। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से ग्रहण की गई है। देखो याद रखना बच्चों, संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण, आदर्श उदाहरण अमेरिका है, लेकिन भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ग्रहण की है। सुनिएगा क्यों की है। जो कनाडा में शासन व्यवस्था है वहां पर कैसी है? सशक्त केंद्रीय सरकार है। संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव है, और ऐसा ही हमारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, जिसे कैसी वीयर ने अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहा है। और जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्व पढ़ेंगे तो उसको इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था भारत ने कनाडा से ग्रहण की है, जिसमें केंद्रीय सरकार सशक्त है, यानी सबल केंद्रीकरण व्यवस्था वाली संघात्मक व्यवस्था भारत ने कनाडा से ग्रहण की है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी बनता है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 के अंतर्गत किया गया है, वह भी भारत ने कनाडा से ग्रहण किया है। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? वे शक्तियां जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं हो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों ही सूचियों में नहीं हो, ऐसे विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो इस तरह से यह प्रावधान भी भारत ने कनाडा से ग्रहण किया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी संवैधानिक प्रश्न पर परामर्श करे।
और इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को मांगे जाने पर या कहीं संवैधानिक मसला होने पर आवश्यक परामर्श दे, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो यह व्यवस्था भी भारत ने कनाडा से ग्रहण की है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और पूछ लिए जाते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था भारत ने कहां से ग्रहण की? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारत ने कहां से ग्रहण किया? तो कनाडा से। और राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में उपबंधित की गई है, वह कहां से ग्रहण की? कनाडा से ग्रहण की। नेक्स्ट है अमेरिका से ग्रहण किए गए प्रावधान। मूल अधिकारों की सूची, यह भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल रूप से 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 6 है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय संबंधी अनेक प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से भारत ने ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है, वह भी भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वह भी भारत ने अमेरिका से ग्रहण की है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद, यानी जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान भी भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है, वह भी भारतीय शासन व्यवस्था में अमेरिका से ही ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय का जो प्रावधान है, वह न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाता है। यह प्रावधान भी अमेरिका से ही ग्रहण किया गया है। और इसी गुण के कारण, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के गुण के कारण ही संविधान की रक्षा करने में न्यायपालिका सक्षम हो पाती है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रस्तावना का विचार, देखिए बच्चों, प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया गया है कहां से? अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित होकर। इसी प्रकार से न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और उन्हें पद मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, वह भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? यानी न्यायाधीश स्वतंत्र व निष्पक्ष रहकर कार्य कर सके, इसलिए उन्हें किसी का कोई भय नहीं हो, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं हो कि हमारा कहीं पद चला जाएगा या वेतन में कटौती हो जाएगी। तो इस प्रकार से उनकी नियुक्ति और पद मुक्ति संबंधी जो प्रावधान है, वे क्लिष्ट किए गए हैं और कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। तो यह सभी प्रावधान भारत ने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। इसी प्रकार से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के कठोर प्रावधान, देखो लचीले प्रावधान भारत ने कहां से ग्रहण किए? ब्रिटेन से। और कठोर प्रावधान भारत ने ग्रहण किए अमेरिका से। और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान लचीला है और कठोर है, ऐसा प्रश्न बनता है कि बताइए, स्पष्ट कीजिए। तब हम इन संदर्भों का उल्लेख करेंगे कि भारतीय संविधान लचीला है और यह प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं, और भारतीय संविधान कठोर है, यह प्रावधान भारत ने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। तो वहां पर इस तरह से यदि हम तथ्य जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर है वह वजनदार हो जाता है, इंप्रेसिव हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पूर्व सोवियत संघ से भारत ने क्या ग्रहण किया। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान भारत ने पूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किए, जिन्हें शामिल किया गया। और जब भारतीय संविधान के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस समय इनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी जोड़ दिया गया कि अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को स्कूलों में दाखिला करवाए, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान से जोड़े। इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान से भी भारत ने कुछ प्रावधान लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। और यह प्रश्न कम से कम सैकड़ों बार आ गया
कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत ने किस देश से ग्रहण किए हैं? भारत ने ग्रहण किए हैं आयरलैंड से, और संविधान में इनका उल्लेख किया गया है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिनका प्रमुख उद्देश्य राज्य के नागरिकों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह भी भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। तत्पश्चात जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत यानी अपने मन से चुनता है, बाकी एक्चुअल में ये राष्ट्रपति मन से नहीं चुनता, अपितु जो सरकार होती है, मंत्रिमंडल होती है, उसके परामर्श के आधार पर ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन किए किसके द्वारा जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य नाम निर्दिष्ट करता है, मनोनीत करता है, और ये उन सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता या अन्य किसी क्षेत्र में और अन्य किसी विषय में पारंगत हो या विशेष उपलब्धि इन्होंने ग्रहण की है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। यह मनोनयन करने का जो प्रावधान है वह भी भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अब जानते हैं कि जापान के संविधान से भारत ने क्या ग्रहण किया है। देखो, अनुच्छेदों का प्रावधान बता रहे हैं हम लोग कि इस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है, इस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेदों का जो प्रावधान है वह भारत ने जापान से ग्रहण किया है। इसी के साथ साथ ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका में इसके उलट विधि की उचित प्रक्रिया का निर्वहन किया जाता है कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत, लेकिन भारत में निर्वहन किया जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत ने जापान के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए प्रावधान। जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया कि अमेरिका के संविधान से भारत ने प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया, और प्रारूप कहाँ से ग्रहण किया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संविधान की प्रस्तावना का जो मूल भावना है, ध्येय है, वे नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ग्रहण किए गए हैं। और प्रस्तावना में उल्लेखित प्रथम शब्दावली हम भारत के लोग, वह हम लोगों ने यूएनओ के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट प्रस्तावना के संदर्भ में है। याद रखने वाली बात है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना का जो प्रारूप है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने ग्रहण किया है। इसी प्रकार से समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र को, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची को। और जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इस तरह से इसके अंतर्गत वर्तमान में 47 विषय हैं। तो यह प्रावधान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार से शक्ति विभाजन का जो प्रावधान है केंद्र और इकाइयों के मध्य, वह भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। नोट कर लेना बच्चों कि प्रस्तावना की जो मूल भावना है, लक्ष्य है, वह नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ग्रहण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या प्रावधान ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो कठोर प्रावधान है वे अमेरिका से, और जो लचीले यानी सरल प्रावधान है संविधान में संशोधन करने के, वे हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। तो इस तरह से रिलेवेंट करके आपस में कनेक्ट करके यहाँ पे याद कीजिएगा, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से। इसी प्रकार से फ्रांस से भारत ने ग्रहण किया है गणतंत्र प्रणाली, यानी यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। यह प्रणाली भारत ने फ्रांस से ग्रहण की है। इसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति से जो प्रभावित भारत ने जो तत्व ग्रहण किए हैं, आधार ग्रहण किए हैं, वे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो मूल मंत्र था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसे भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पश्चिमी जर्मनी के वाइमर गणराज्य से भारत ने क्या ग्रहण किया है। आपातकालीन प्रावधान, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 18 में किया गया है और जिसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की स्थितियां देश में आरोपित की जा सकती हैं। इस तरह से यह आपातकालीन उपबंध और उस समय जो शासन व्यवस्था की प्रक्रियाएं हैं वे भारत ने जर्मनी के वाइमर गणराज्य से ग्रहण की है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग ये जो शब्दावली है वह यूएनओ के चार्टर से प्रभावित होकर हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत ग्रहण की गई है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वह भी भारत ने यूएनओ के चार्टर से प्रभावित होकर ग्रहण किया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं। देखो बच्चों, भारत शासन अधिनियम में जो उल्लेखित प्रावधान थे उनमें से लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों अपना लिया गया, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें ली हैं जो भारतीय संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से ग्रहण की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो संरचना चली आ रही थी 1919 से प्रारंभ हुई, फिर उसके बाद में 1935 में वेल स्टैब्लिश हुई, तो वह जो संरचना थी वह हम लोगों ने ज्यों की त्यों अपना ली। इसी प्रकार से प्रांतों में शक्ति विभाजन और 3 सूचियों का जो प्रावधान था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चलता आ रहा था और 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित था वह हमने अपनाया अपने संविधान के अंतर्गत। इसी प्रकार से आपात उपबंध है वे भी हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपनाए हैं और कुछ इसके अंतर्गत अन्य देशों से देखकर, अन्य देशों को समझकर हमारी व्यवस्था के जो अनुरूप लगे उनको ग्रहण किया है। इसी प्रकार से न्यायपालिका संबंधी भी अनेक प्रावधान हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपनाए थे और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही संघीय न्यायालय के रूप में हो गई थी, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में वेल स्टैब्लिश किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापना की गई। तो इस तरह से अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए। पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए हैं और यदि नहीं बनाए हैं तो तुरंत वीडियो दोबारा देखिए और नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विवेचन के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।